हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा वीडियो, तो इनमें से ना ये आपको टिश्यूज दिए हुए हैं। तो कह रहे कौन सा ना फ्लैट होता है, कौन सा टिश्यू में फ्लैट मतलब कि सेल्स होती है। स्क्वैमस टिश्यू में, कुबॉइडल में, ट्रांजिशनल में, कोल्यूमनार में, है ना। तो ये ना आपका जो स्क्वैमस, जो ये ना एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हैं। तो जो आपका जो स्क्वैमस जो एपिथेलियल होता है ना, तो उसमें ना फ्लैट सेल्स होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्क्वैमस टिश्यू। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट होना। तो ये आपकी बात हो रही है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ की बात हो रही है। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ केम इन इफेक्ट ऑन, तो 1 मई 2013, 10 मई 2013, 15 मई 2013 और 20 मई 2013, है ना। तो कई बार ना एग्जैक्ट डेट भी हम लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 मई 2013, है ना। क्योंकि 2013 तो सभी को याद होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट होती है वो हम याद नहीं करते। तो कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की जो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है एफडीए, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका प्राइमरी रोल पूछा है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग एंड ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, है ना। तो प्राइमरी रोल जो है एफडीए का वो बताना है। तो देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग नहीं होता, क्या होता है ड्रग का रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनरिक ड्रग्स, है ना। तो जो जेनरिक ड्रग्स होती है उनका प्राइमरी एडवांटेज बताना है क्या है। दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड नेम ड्रग। तो जेनरिक तो चीपर होती है, एक्सपेंसिव तो होती नहीं। दे आर नॉट सुटेबल टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। तो ना मोर अफोर्डेबल है ना, चीपर है तो अफोर्डेबल हो गई, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी दे हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए पेरोक्सिसोमल फाइटेनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, है ना। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन है। जैलवेगर सिंड्रोम है, रैप्सम डिजीज है, गोचर डिजीज है, कार्निटिन डेफिशिएंसी। तो ये होता है आपका रैप्सम डिजीज होती है, क्या होती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात हो रही है, 1985 का एक्ट है, आपको ये भी याद रखना है ना। तो इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव के बारे में कौन सा है जो इसमें से कोका डेरिवेटिव के बारे में सही नहीं है। देखो, क्रूड कोकेन दैट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन। कह रहे क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, कोका लीफ का कोई एक्सट्रैक्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोकेन की मैन्युफैक्चर में यूज है, तो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, एक्गोनिन एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एक्गोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कोकेन दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गोनिन,
है ना, मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एल्कोहल एंड इट्स सोल्ट। नेक्स्ट है ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन। देखिए ये लास्ट वाला ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग, अगर यहाँ पर ये लेस देन की जगह मोर देन होता तो आपका सही होता है ना, तो ये होता है आपका ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन होता, तो आपका ना ऑप्शन ये डी ही गलत लिखा हुआ, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई है ना। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल, है ना, तो आपने मैच करना है, एक तरफ ड्रग दी उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मतलब कि इसमें ना पार्ट दिया हुआ है कि भाई कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट है। देखिए रूट कौन सी ड्रग की पढ़ते हो, क्वेशिया, टर्मरिक, कुर्ची, रिवोल्फे, तो मेरे हिसाब से ए का 4 आपको पता है, रिवोल्फे की रूट यूज होती है, कुर्ची का बार का आपको याद होगा, डी का 3 होगा, है ना। तो अब देखो ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ रहे हो, देखो ए का 4 लगाओगे तो ये ऑप्शन बी और डी काट दो, ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ गए। अब आपको डी का पता है 3 होगा, तो डी का 3 आपको देखिए ऑप्शन ए में मिला है, बाकी अब आप ऑप्शन सी भी काट दोगे, आपको 2 ऑप्शन आते थे तो आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी वुड्स के लिए आपका जो है बी का 1 है, क्वेशिया जो होता है उसका वुड यूज किया जाता है, और राइजोम्स के लिए टर्मरिक हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट आपकी कोग्नोसी में ड्रग है, कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट यूज होते हैं, वहां से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड, है ना, तो यहाँ पर भी आपने मैच करना है, एल्कलॉइड की कैटेगरी आप लोगों को दी हुई है ना। तो इमिडाजोल एल्कलॉइड में कौन सी ड्रग पढ़ते हो, पिलोकार्पिन इमिडाजोल एल्कलॉइड आता है, पिलोकार्पस जैबोरेंडी से ऑब्टेन होता है, तो ऑप्शन देखिए ए का हो जाएगा 3। अभी ए का 3 आने से आप कितने ऑप्शन पे आ गए, देखो ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन डी काट दो, ए के 3 से 2 ऑप्शन पे आ गए। इंडोल एल्कलॉइड में आपको पता है रिजर्पिन आता है, बी का 2 कौन सा ऑप्शन में, दोनों में है। आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरिन आ जाएगा, है ना, तो सी का आपका है 1, सी के 1 से आए आप ये भी काट दो, अब बी काट दो, सी हो गया। बाकी आपका कौन सा स्टीरोडल एल्कलॉइड जो होते हैं, स्टीरोडल एल्कलॉइड में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये कुर्ची का कोनेसिन, है ना, कुर्ची आपका स्टीरोडल में आता है ना, तो एक कोनेसिन आ जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ चुका है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें सारे के सारे, मतलब कि इसमें इंक्लूड है एक को छोड़ के, तो ब्लड, देखिए ब्लड तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता ही नहीं, है ना, ब्लड ऑप्शन जो है ए ही आपको एक्सेप्ट में आ जाएगा, ब्लड। बाकी लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ होता है ना, तो ये ब्लड नहीं होता, लिम्फ में ब्लड नहीं होता। जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ह्यूमन जो ब्लड का पीएच होता है वो आप लोगों ने बताना, तो याद रखना 7.35 से 7.45 हमारा ब्लड का पीएच होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग जो पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कह रहे फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, या ऑल, है ना, तो बैरियर्स ना आपके सारे ही आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, कौन सी वैक्सीन है जो सस्पेंशन है लिविंग सेल्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वाज डेवलप्ड बाय कार्लमेटन ग्वारिन 1906, है ना, तो आपका जो है कार्लमेटन ग्वारिन, BCG आपको याद आ रहा होगा, सी से कार्लमेट, जी से ग्वारिन, बैसिलस ऑफ कार्लमेटन ग्वारिन, है ना, BCG वैक्सीन 1906 में, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो देखो वही है बस आपका आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया BCG वैक्सीन, है ना। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आप लोगों ने बताना है ना। तो देखो DPT दिया है, हेपेटाइटिस बी दिया है, H इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, या DPT जो है ये देखो ऑप्शन देख लो आप, है ना, कौन सा होगा। तो पेंटावेलेंट की बात हो रहा है, DPT में मतलब कि 3 आ गए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, 3 आ गई है ना, तो बाकी 2 कौन सी है वो आप लोगों ने बताना है पेंटावेलेंट वैक्सीन में, है ना। तो देखो इसका ऑप्शन ए होगा भाई, एक तो DPT होता है पेंटावेलेंट में, एक हेपेटाइटिस बी होता है, और एक होता है H इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा PPI इज, तो ये प्रोटोन पंप इनिबिटर नहीं है, देखो ऑप्शन में है ही नहीं आपका, तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है, प्रोफाइल पैकेज इंसर्ट, पेशेंट पैकेज इंपोर्ट, या नन, तो ये होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्या है भाई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बैक्टीरियल है, टॉक्सोइड है, एंटीसीरम है, वायरल वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स ना हमारी वायरल वैक्सीन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज। देखिए ब्रांडेड नेम ना प्रोप्राइटरी होते हैं, बीपी से याद कर लो, बीपी से ब्रांडेड जो होते हैं प्रोप्राइटरी होते हैं। तो नॉन प्रोप्राइटरी कौन से हैं? कोड नेम ऑफ ड्रग, केमिकल नेम ऑफ ड्रग, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग या जेनरिक। तो नॉन प्रोप्राइटरी हमारे जेनरिक नेम होते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म यूज किया जाता है? इंजेक्शन, टैबलेट, ऑइंटमेंट या कैप्सूल। तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के से एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंजेक्शंस की फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज। तो ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या इंक्रीज होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावैस्कुलर या इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है ये। तो ग्लूकोमा में ना इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर 10 to 21 mm of Hg होता है, लेकिन इन ग्लूकोमा इट इज़ मोर देन 22 mm of Hg। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। का बल्क जो है बढ़ाने के लिए कौन से फिलर जो है यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये हमारे डाइल्यूएंट्स ही होते हैं, फिलर को वैसे भी डाइल्यूएंट बोला जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म आपने बताना है, कोलिरियम है, कोलिनेरियम है, और स्टीली है या कोलिटोरियम। तो माउथ वॉश के लिए आपसे लैटिन टर्म पूछा गया है ना, तो माउथ वॉश होता है कोलिटोरियम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, कोलिटोरियम आपका माउथ वॉश होता है। और स्टीली, और ये वर्ड मैंने आपको ईयर के लिए बताया, और स्टीली आपका ईयर ड्रॉप होता है। कोल्यूनेरियम नेजल वॉश होता है, कोलिरियम आई वॉश, है ना। इस आई को ना आई से रिलेट करो, इस कोल्यूनेरियम इसको नेजल वॉश से रिलेट करो। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग। देखिए लैमिनेशन तो लेयर्स में सेपरेट होंगी टैबलेट्स। कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाता है ना। स्टिकिंग में टैबलेट अडेयर हो जाएगी डाई वॉल से। बचा क्या? मॉटलिंग, ऑप्शन बी, है ना। तो मॉटलिंग हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। तो ड्राई हीट में बैक्टीरिया किल्ड कैसे होता है भाई? ऑप्शन देखो, रिडक्शन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन या प्रेसिपिटेशन। तो ड्राई हीट जिसमें आप हॉट एयर ओवन यूज करते हो, है ना, तो इसमें आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन होता है ड्राई हीट में। और जो आपका मोइस्ट हीट होता है ना, उसमें क्या होता है? कोएगुलेशन होता है ना। और गैसेस में अल्काइलेशन होता है, और रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शंस आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय डैश मेथड। देखिए इंजेक्शंस को स्टेरिलाइज करने के लिए जनरली तो हमारा मॉइस्ट हीट यूज होगा। बाकी जो इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल यूज एज अ व्हीकल, वहां पर ड्राई हीट यूज करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है इंजेक्शंस आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय, तो इसके लिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होगा, ऑप्शन बी। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। फ्लाइट और जो है फ्लाइट और जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है ना, देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपथेटिक। तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे जो एक्टिवेट होता है, सिंपथेटिक है ना, जिसमें क्या होगा? हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है, तो इसको ना फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? कह रहा एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस थ्रू विच फूड पास। कह रहा एलिमेंट्री कैनाल जो है 9 मीटर लंबी होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो एक्सटेंड होती है कहाँ से? माउथ से एनस तक, है ना, जिससे अपना फूड पास होता है। फिर कह रहा सैलिवरी ग्लैंड आर 2 पेयर। तो सैलिवरी ग्लैंड 2 नहीं होती, 3 पेयर्स होती है। तो ये गलत हो गया भाई, गलत बात है, ऑप्शन बी गलत है। बाकी वेट ऑफ लीवर, तो लीवर ना लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की ना लीवर होता है ना, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी लीवर कह सकते हो। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपका स्किन होता है, बट इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर आ जाएगा। तो वेट ना लीवर का 1500 ग्राम लिखा हुआ है, अबाउट सही है, मतलब अबाउट 1500 ग्राम होता है। रिप्स 12 होती है, पेयर्स में भी हमें पता है, तो ऑप्शन बी हो गया, हमें फॉल्स बताना था। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है भाई? अमीनो ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड, प्लाज्मा काइनिन, लिपिड ड्राइव ऑटोकॉइड। तो मैंने आपको अमीनो ऑटोकॉइड में हिस्टामिन और सीरोटोनिन बताया है ना। और आपके जो है लिपिड ड्राइव ऑटोकॉइड्स में एलपी से याद रखते हो। लिपिड ड्राइव में कौन कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रांस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया।
लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएगा। बाकी पेप्टाइड ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें प्लाज्मा काइनिन आता है, जिसमें कैलिडिन और ब्रैडिकाइनिन आता है, और एक एंजियोटेंसिन आता है इसमें, है ना। ठीक है, आंसर हो गया डी। नहीं सर, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? कफ सप्रेसेंट है जो आपके एंटीटर्सिव्स होते हैं। म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि आपका वो होता है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, अस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन होता है। एक्सपेक्टोरेंट्स को म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हो। एक्सपेक्टोरेंट्स में आपके एक तो होते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं, और एक आपके म्यूकोलिटिक्स आते हैं जो मैंने आपको बताया है ना। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में गुइफेनेसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट आता है, ये सब आते हैं ना। सोडियम आयोडाइड आता है ना, मतलब पोटाशियम आयोडाइड। तो ये सब आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं। तो देखिए आपसे डेक्स्ट्रोमिथोर्फन का पूछा बच्चों यहाँ पर। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? तो एंटीटर्सिव्स में आता है ना। तो जो आपके एंटीटर्सिव्स में ओपियोइड में कोडिन फॉल, कोडिन पता, नॉन ओपियोइड्स जो एंटीटर्सिव्स होते हैं, है ना, उसमें आपका जो होता है नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल पढ़ते हो, है ना। नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, वो आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है। ये एंटीटर्सिव्स होता है, कफ सेंटर को सप्रेस करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉइज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो नॉइज जो होता है ना उसकी यूनिट पूछी हुई है। डेसिबल है, सेंटीमीटर, मीटर या नन। तो ये ना ऑप्शन है डेसिबल, है ना। डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। नहीं सर, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। तो भाई इरिथ्रोज जो है इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? तो जब आप मोनोसैकेराइड पढ़ते हो तो उसमें 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? ट्रायोज बोलते हो। 4 वाले को टेट्रोज बोलते हो। 5 वाले को पेंटोज बोलते हो। 6 वाले को हेक्सोज बोलते हो। तो ये इरिथ्रोज जो होता है 4 कार्बन वाला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इरिथ्रोज क्या है? 4 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला ट्रायोज में जैसे आपके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, ग्लिसरल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो ट्रायोज होते हैं, है ना। और आपका पेंटोज में जैसे आपका राइबोज शुगर होता है वो पेंटोज होता है। तो ये ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है 1 हो गया, मतलब विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वोंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड तो कौन सा विटामिन? आपको हमेशा बताती हूँ विटामिन सी की हम बात करते हैं ना, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो। क्या बोलते हो? एस्कॉर्बिक एसिड भी जिसे कहते हो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होती है। क्या होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू हेक्सोज, और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, खट्टे फल में, है ना। और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो देखिए जब आप विटामिन ए की बात करते हो रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? बाइटोट स्पॉट आता है। तो क्या होता है? बाइटोट स्पॉट, कंजक्टिवल जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, ये सारे जो है आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए ऑप्शन डी में दिया है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। विटामिन सी का बता दें, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोरिन रिंग होते हैं, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है ये आप लोगों ने बताना है ना। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताओ मुझे पहले। कौन सा होता है? हिस्टिडीन होता है। कौन सा होता है? हिस्टिडीन। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड इज हिस्टिडीन। तो इसके लिए आपका पोलिस टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट आता है बच्चों? पोलिस टेस्ट। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए पोलिस टेस्ट, है ना। तो मिलन्स टेस्ट आपका टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होता है। टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए कौन सा होता है? मिलन्स टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। तो ब्लैक मस्टर्ड जो होता है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है? चेरेंटीन है, सिनिग्रीन है, प्रूनेसिन या मैग्डालिन। प्रूनेसिन और मैग्डालिन तो आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं। ये तो आपका मैग्डालिन तो बिटर आलमंड में होता है, प्रूनेसिन वाइल्ड चेरी में होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्लैक मस्टर्ड में सिनिग्रीन होता है, ऑप्शन 2। सिनिग्रीन किस में प्रेजेंट है? ब्लैक मस्टर्ड में। देखो ब्लैक मस्टर्ड आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है ना। तो इसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट है। ब्लैक मस्टर्ड का सोर्स है राइप सीड ऑफ ब्रासिका निग्रा क्रूसीफेरी, इसकी फैमिली होती है। जैसे वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। तो ब्लैक मस्टर्ड का यूज पूछा हुआ है। नर्वाइन टॉनिक है, डिमल्सेंट सेडेटिव है, काउंटर इरिटेंट, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट है। तो ना ये काउंटर इरिटेंट होता है। क्या होता है? ऑप्शन 3 काउंटर इरिटेंट।
नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मूसली, वन ऑफ द सैपोनिक ग्लाइकोसाइड। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग में आपका आता है डायस्कोरिया, सफेद मूसली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा एंड कुएलिया एंड गोखरू, है ना। तो सफेद मूसली जो है इसका यूज पूछा है। जनरल टॉनिक है, डायूरेटिक है, गैलेक्टोगोग्यू है, या नर्वाइन टॉनिक है। तो ये आपकी होती है जनरल टॉनिक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ओके, सफेद मूसली का इसमें सोर्स लिखा हुआ है पील ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, लिलियसी फैमिली इसकी, हीकोजैनिन प्रेजेंट होता है इसमें, और जनरल टॉनिक और एफ्रोडीसिएक होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड का सोर्स बताना है। ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, है ना। तो इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है बिटर आलमंड में, तो वहीं से इसका सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में ही आता है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। ओके, तो इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपके बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी के बारे में लिखा हुआ है। बिटर आलमंड का सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, और फैमिली रोजेसी है दोनों की। अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है, वाइल्ड चेरी का सोर्स है प्रूनस सिरोटिना, फैमिली वही रोजेसी और प्रूनासिन प्रेजेंट होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड से ही। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ अलेक्जेंडर सना। सना हमारी एंथ्राक्नोग्लाइकोसाइड्स में आती है ना। इंडियन सेना होता है और अलेक्जेंडर सेना होता है। इंडियन सेना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी है। तो केशिया एक्यूटिफोलिया दे रखा है आपको ऑप्शन 4 में, है ना। बाकी केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना हो गया, और एक केशिया ओबोवाटा डॉग सेना होता है, जो सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं, है ना। डॉग सेना और पालथे सेना ये सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, तो सेना के बारे में लिखा हुआ है भाई, सेना जो है इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया लेग्यूमिनोसी फैमिली, साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट, सेना परगेटिव होता है। अलेक्जेंडर सेना जो होता है इसका सोर्स भी वही है आपका क्या, इसका केशिया एक्यूटिफोलिया, फैमिली वही लेग्यूमिनोसी, साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, परगेटिव होता है। सेना पोर्ट्स जो होता है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया लेग्यूमिनोसी फैमिली वही, और साइनोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट है, परगेटिव ये भी होता है। जैसे ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट जो होता है ना हमारा वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं ना उन सब के लिए आपका क्या होता है, जैसे फिनाइल एलिन हो गया, ट्रिप्टोफन हो गया, टायरोसिन हो गया, तो इनके लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना जिसमें क्या होता है हमारा बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े थे। तो ये ज्वाइंट होते हैं आपस में कैसे, ये बताना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनमें हमारा होता है ऑप्शन ए होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा, ऑप्शन ए, है ना। तो बता रखा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट लिंकेज होता है बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका OH ग्रुप टू द 3 कार्बन ऑफ द डीऑक्सी शुगर इन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का तो OH ग्रुप हो गया और दूसरे का आपका जो है डीऑक्सी शुगर के मतलब कि कह रहे हैं फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड का तो फॉस्फेट ग्रुप है और दूसरे में जो शुगर है ना, शुगर का जो OH ग्रुप होता है उसके बीच में होता है ना। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको ना जो आपका जैसे DNA RNA में होता है तो इन्हें बैकबोन भी बोलते हो, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। जैसे नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर मेल के लिए 13 to 18 ग्राम पर DL मतलब डेसीलीटर, है ना, 25 to 33 ग्राम पर DL, 40 to 50 पर mm³ या 30 to 35 ग्राम पर DL। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू मेल के लिए ऑप्शन ए 13 to 18 ग्राम पर DL। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन हाईएस्ट टू लोवेस्ट, है ना। तो अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड, है ना। तो मैंने आपको बता रखा, देखिए स्टीयरिक एसिड तो क्या है, सैचुरेटेड है, तो इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले और सबसे ज़्यादा वाला फिर सबसे कम वाला, तो स्टीयरिक एसिड सबसे लास्ट में लिख दो भाई, तो और सब में ज़्यादा ही है। तो सबसे लास्ट वाला देखो एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें लास्ट में P लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी आपको पता है ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि इसके बाद ओलिक एसिड आएगा जो कि आपको क्यू में दिया है। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है, फिर एस आना था। लिनोलिनिक में आपके 3 है, फिर R आना था। उसके बाद आपका जो है एराकिडोनिक एसिड में 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से कौन सा जो लिपिड ही नहीं है ये बताओ एक बारी। कह रहे प्रोटीन्स है, ऑयल्स है, वैक्स है, फैट। तो देखिए प्रोटीन थोड़ी ना लिपिड है, प्रोटीन्स तो भाई प्रोटीन तो प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं भाई, लिपिड अलग है प्रोटीन अलग है ना। तो ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन टू द एक्सटीरियर, तो इसे क्या कहोगे? मिक्टुरेशन कहोगे। एन्यूरिया तो एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है। एलोपेसिया या नन, तो आपका मिक्टुरेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर, एंजाइम की एक्टिविटी कौन सा, मतलब कि टेम्परेचर और पीएच दिए उन पे एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती। देखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होते हैं, ऑप्टिमम पीएच पर भी होंगे, पीएच 5 to 9 भी सही है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पर एंजाइम एक्टिव नहीं होते, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट ऑफ स्टमक, स्टमक जो होता है हमारा उसके लेफ्ट में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? स्प्लीन होता है, डायफ्राम होता है, डिओडिनम, या बोथ, ए एंड बी। तो लेफ्ट में ना, स्टमक के लेफ्ट में हमारा स्प्लीन होगा और डायफ्राम भी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कौन सी गलत है, इनकरेक्ट है, बताओ। इस टाइप से दो ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन इस टाइप से है कि इट इज ए कोएंजाइम और मेटल एंड दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन, टाइटली या कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। बाइंडिंग ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज टेम्परेरी, देखो भाई, या तो ये कह रहे टाइटली है तो टेम्परेरी तो होगा नहीं, या तो ये सही है या ये सही है, तो आपने बताना गलत कौन सा, या तो ये गलत होगा या ये गलत होगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ना टाइटली बाइंड होता है ना, टाइटली, तो ना गलत तो ये ऑप्शन 2 दे रखा है, तो कह रहे ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली 2 वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज ऑफ, तो मैंने आपको बताया भाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड उसमें तो शुगर होगा, बेस होगा और फॉस्फेट तीनों होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए शुगर बेस फॉस्फेट तीनों नहीं होंगे, खाली बेस भी नहीं होगा, शुगर मोइटी एंड फॉस्फेट, या बेस प्लस शुगर, है ना। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मोइटी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या है भाई? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर टिश्यू, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर, स्टोर करता है रिजर्व फूड को, है ना। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ना। तो आपका आंसर ना सारे ही हो गए, ऑप्शन डी हो गया, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन सारे हैं। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का बताना है, तो ग्लूकोज किस में आता है आपका? मोनोसैकेराइड्स में आता है, हेक्सोज में आता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें, है ना। तो इसमें देखिए C6H12O6, C6H2 नहीं होता, C6H6 भी नहीं होगा, C6H6 तो होगा नहीं, C6H12O6 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीनो ऑटोकॉइड, तो अमीनो ऑटोकॉइड में मैंने आपको 2 बताया, हिस्टामिन बताया और सीरोटोनिन बताया। ऑप्शन में देखिए आपको 3 में सीरोटोनिन मिला है, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रांस और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आपके लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में LP से याद कराया, है ना। पेप्टाइड ऑटोकॉइड में एंजियोटेंसिन और ब्रैडिकाइनिन पेप्टाइड में आ जाएगा, प्लाज्मा काइनिन में कैलिडिन और ब्रैडिकाइनिन आते हैं ना, तो ऑप्शन 3 हो गया। जैसे ह्यूमन बींग्स आर नॉट इन्वॉल्व इन, है ना, तो मतलब कि इनमें कौन से जो क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं है, कह रहे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या ओल्ड, लेकिन जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है ना वो एनिमल्स पे की जाती है, ह्यूमंस पे नहीं होती, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। साइक्लिक का नाम देख के आपको क्या समझ आ रहा है? होमो का मतलब सेम हो गया, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल है, मतलब कि क्लोज्ड कंपाउंड आपको समझ आ रहा है, जैसे कि भाई कोई साइक्लिक कंपाउंड है या तो 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, मतलब कि, है ना, इस टाइप से, मतलब एक साइक्लिक एक क्लोज्ड कंपाउंड आपको होमो साइक्लिक से समझ आ रहा है कि एक टाइप का क्या होगा, ये क्लोज्ड कंपाउंड। क्योंकि आपके जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हो बच्चों तो उसमें आपके क्या होते हैं, एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका CH3, CS2, CS3, ये इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये क्या होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनको ना ए साइक्लिक, मतलब कि कोई साइकिल नहीं है इनमें, इन्हें आप ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हो और इनको ना एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हो। ये आपके होते हैं क्या? ये आपके होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। फिर एक होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड ना हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं वो आपके होमोसाइक्लिक होते हैं, मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सेम एटम होगा, जैसे कि कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक फॉर्म होगी, लेकिन सारे जो है इसमें कार्बन होंगे, कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये होमोसाइक्लिक हो गए। क्लोज्ड चेन कंपाउंड की बात करें जो साइक्लिक होते हैं, होमोसाइक्लिक हो गए, या फिर उनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन ही प्रेजेंट होता है ना हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।
फिर आपके दूसरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं दूसरे? हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। हेटेरो एटम में कौन से पढ़ते हो भाई? हमारा जो हेटेरो एटम होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, ये क्या है? हमारे हेटेरो एटम होते हैं। पूछ सकते हैं आपको ऑप्शन देके इनमें से कौन सा हेटेरो एटम नहीं है। इन तीनों के साथ में कार्बन मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, है ना। तो कार्बन नहीं है, बाकी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हमारे हेटेरो एटम होते हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड में बच्चों होमोसाइक्लिक होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन होंगे, और आपके जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। अब जो होमोसाइक्लिक है, जिसमें सिर्फ कार्बन है, वो या तो एरोमेटिक हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बेंजीन होती है, एरोमेटिक होते हैं, और एक आपके होते हैं एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, जो कि साइक्लोप्रोपेन हो गया ना, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताने की कोशिश करी ये कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आया हुआ था ना, तो इस करके तो इस टाइप के जो टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स बना के भी मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ताकि आपका मतलब एक तरीके से कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो सके। ओके, तो देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपसे पूछा है, तो होमोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया कि भाई क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होंगे ये, और होमो का मतलब कि सेम, इनमें ना सिर्फ कार्बन की ही चेन होगी, मतलब कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इनमें क्या होगा, रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या, कार्बन प्रेजेंट होगा। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा दूसरा हेटेरो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मैंने आपको बता दिया। होमोसाइक्लिक कम देखिए, ओपन चेन कंपाउंड तो आपके कैसे होते हैं, वो तो वो साइक्लिक कहाँ होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड को तो आप ए साइक्लिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ए साइक्लिक। इनमें तो कोई साइकिल नहीं होती भाई। ओपन चेन में CH3 CH2 CH3 CH2, मतलब कि जो ये जैसे इसमें से 4 कार्बन वाला बना लो, 5 कार्बन, मतलब ये जो ओपन चेन होते हैं ये आपके होते हैं ओपन चेन, तो होमोसाइक्लिक नहीं हो, कट जाएगा। ए साइक्लिक तो ओपन चेन को ही बोलते हो, एलिफैटिक भी ओपन चेन को ही बोलते हो। बचा क्या? साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑप्शन डी, साइक्लिक कंपाउंड भी इनको कहोगे, क्योंकि जो हमारे क्लोज्ड चेन, दो टाइप के बताए, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को ही क्या बोलते हो? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। और साइक्लिक में ही तो आपके क्लोज चेन कंपाउंड में दो टाइप के आते हैं, होमोसाइक्लिक और आपका हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल हो गया, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका। जैसे 5 मेंबर्ड रिंग इज प्रेजेंट इन, तो भाई देखो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग के थोड़े से नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। इसका एक वीडियो बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ओके, तो भाई देखो अभी 5 मेंबर आपसे रिंग पूछी है, कौन सी होती है? देखो फ्यूरान दिया है। देखो फ्यूरान जो होता है ये 5 मेंबर रिंग होता है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। तो ये है फ्यूरान आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 5 मेंबर है। पायरोल भी 5 मेंबर होता है, ये इसमें नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, है ना, ये आपका पायरोल होता है ना, मतलब कि 5 मेंबर रिंग है। थायोफिन में ना यहाँ पर सल्फर होता है, ये हो गया आपका थायोफिन, तो ये भी 5 मेंबर है। तो ये तीनों ही 5 मेंबर रिंग है। भाई ऐसे पूछ लेंगे 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, तो फ्यूरान होता है, नाइट्रोजन वाला पायरोल, और थायोफिन में सल्फर है। थाया वर्ड ही सल्फर के लिए यूज होता है बच्चों, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होता है ना। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पढ़े हैं, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पूछा है। भाई देखो एल्केन जो होते हैं ना हमारे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जैसे कि हम मीथेन बनाते हैं, अगर C1 होगा तो आपका H कितना होगा, मतलब यहाँ वाला रखो 2 + 2 4, CH4 है ना। अगर कार्बन 1 है, एक कार्बन वाला मीथेन हो गया, 2 वाले के लिए इथेन होता है, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब आप थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए, बेसिक सा केमिस्ट्री का, है ना। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन पूछे, तो एल्केन का हो गया। उसके बाद एक एल्कीन होते हैं, फिर एल्काइन होता है। अगर हम कहें एल्कीन का CnH2n हो जाएगा एल्कीन का। और एल्काइन की बात करोगे बच्चों तो CnH2n-2 होगा मेरे बच्चों। तो आंसर देखो इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए CnH2n-2, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों बिल्कुल। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी में CnH2n+2 दिया हुआ है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, है ना, अभी बताया मैंने आपको। और CnH2n होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन है ये। ओके, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो गया हमारा।
नेक्स्ट है विच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों से पूछा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये मत सोचना फैट होगा, भाई फैट है ना सबसे ज़्यादा, भाई पर ग्राम एनर्जी की बात करेंगे तो फैट से ना 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है अपने को। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, ऑप्शन ए। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग आपका 4 किलो कैलोरी, ऑलमोस्ट बता रही हूँ 4 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होता है, और प्रोटीन से भी लगभग सेम ही होता है ना, लगभग 4 किलो कैलोरी। लेकिन फैट पर ग्राम, 1 ग्राम फैट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगी 9 किलो कैलोरी, है ना, पर ग्राम। मतलब कि जो 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। लैक्टोज किसका बना हुआ है, पहले तो पता होना चाहिए लैक्टोज आपका किस में आता है, डाइसैकेराइड में आता है, बिल्कुल आता है। हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट पे मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे डाइसैकेराइड होते हैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड होते हैं, उसमें 2 to 6 कार्बन वाले ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, उसमें डाइसैकेराइड होते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये हमारे क्या सुक्रोज, है ना। डाइसैकेराइड में कौन से आते हैं, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आता है डाइसैकेराइड में। तो लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होगा बच्चों, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए ही राइट हो गया, है ना। बाकी 2 ग्लूकोज तो आपके किसमें हो गए, इसमें माल्टोज में दोनों ग्लूकोज है और फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज है, सुक्रोज में क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जो है ये आपका सुक्रोज हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन कंटेनिंग स्टीरॉयडल मोइटी। भाई ऐसे मतलब कि जो स्टीरॉयडल होता है ना वो, जैसे कि कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है, एक आपका आता है कौन सा पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक, मतलब कि डाययूरेटिक कौन सा स्टीरॉयडल है ना। और एक आपकी एंटीबायोटिक में भी आई थिंक एक वो पढ़ते हो आप, फ्यूसिटिक एसिड होता है, वो भी स्टीरॉयडल होता है ना। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयडल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शंस देख लो इसके क्या क्या है, विटामिन डी है, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B12। तो विटामिन जो स्टीरॉयडल होता है हमारा, विटामिन डी जो होता है स्टीरॉयडल होता है ना। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, है ना। विटामिन डी हो जाएगा जो स्टीरॉयडल होता है। और विटामिन ए आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस कोज करा देता है, बाइटोट स्पॉट हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ई जो है ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमिन रिंग होती है ई में, B12 साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन का बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है भाई बच्चों, वो वीडियो देख लेना, है ना। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल। तो रेटिनोल अभी बताया, विटामिन ए को ही तो बोलते हो रेटिनोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। तो प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है, भाई पॉलीमर है ये, तो इनका मोनोमर यूनिट कौन सा है, किससे मिलके आपके प्रोटीन बनते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, मोनोमर यूनिट बताना है। तो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, तो किससे, ऑप्शन डी, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं हमारे प्रोटीन्स, है ना। अमीनो एसिड के बीच में हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH, है ना। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको अमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है, अमीनो एसिड के बीच में होता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना। तो ड्रग का थेरेप्यूटिक यूज है, ड्रग का इफेक्ट है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे भाई, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोलॉजी जो होता है उसके 2 ब्रांचेस, हम फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में तो आप ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी, है ना। और फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। लेकिन कह रहा है स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड
ऑन इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में पढ़ते हो, थेराप्यूटिक यूज़ है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडीज डज नॉट इंक्लूड, तो आप ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जब पढ़ते हो ना तो उसमें आता है भाई मैजिक रेमेडीज कौन कौन सी होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो मैजिक रेमेडीज में क्या नहीं आता भाई, तलिस्मा, मंत्र, कवच, ये सारे मैजिक रेमेडीज में आते हैं। डज नॉट इंक्लूड में एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर्स, ये सारी आपकी क्या एडवर्टीजमेंट में आती है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IAEC का फुल फॉर्म आप लोगों ने बताना है, तो इसका देखो इंस्टीट्यूशनल है तीनों ऑप्शन में, तीनों में ही एनिमल है ना, तो इथिक्स कमिटी ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। कॉरपोरेशन नहीं होता या एंटाइटल नहीं होता, ऑप्शन ए होगा, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी होता है। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट, देखिए पॉइजन एक्ट पढ़ते हो 1919 का है ना एक्ट, उनके ईयर तो आपको पता होने ही चाहिए। पॉइजन एक्ट कब का है, 1919 का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई पॉइजन एक्ट का, कह रहे कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन, कह रहे पॉइजन के इम्पोर्ट को कंट्रोल करना, फिर कह रहे कंट्रोल द पोजेशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन के पोजेशन को कंट्रोल करेंगे या फिर सेल को, तो देखिए इसमें सारे आते हैं, कंट्रोल ऑफ इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पॉइजन एक्ट का, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर एडवांटेज आप लोगों ने बताना है। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर एडवांटेज क्या होता है, कह रहे स्लो एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, कन्वीनियंट और नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर टेस्ट। तो आपने ना मेजर एडवांटेज बताना है, तो मेजर में हो जाएगा बाईपास, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसमें बाईपास हो जाता है पेरेंट्रल में, है ना। नेक्स्ट है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब अरेकनॉइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड, कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस में दैट सराउंड द स्पाइनल कोड, तो कौन से टाइप के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राथीकल, पेरिड्यूरल या इंट्रा एटिक्यूलर, है ना। तो कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड, है ना, तो ये आपके होते हैं कौन से, इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। कौन से टाइप के होते हैं, इंट्राथीकल इंजेक्शंस दिए जाते हैं कहाँ पर, सब एरेकनॉइड स्पेस दैट सराउंड्स द स्पाइनल कोड। जैसे विच इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, देखो भैया अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज्ड इंट्रावीनसली इन अर्जेंट सेटिंग, ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या है, एस्मोलोल, एटिनोलोल है, मिटोप्रोलोल है, टिमोलोल है। तो इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारा एस्मोलोल आता है, कौन सा आता है, ऑप्शन ए एस्मोलोल क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट फाइसोस्टिग्मीन इज एन एग्जांपल फॉर, फाइसोस्टिग्मीन किसका एग्जांपल है, एड्रिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक है, एड्रिनर्जिक ब्लॉक या एंटीकोलिनर्जिक, तो बताइए फाइसोस्टिग्मीन। देखिए जब आप एंटीकोलिनेस्टेजेस पढ़ते हो ना, जिनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है, तो उसमें ना आपकी ये ड्रग आएगी जो है फाइसोस्टिग्मीन, देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में जो कार्बामेट्स होते हैं ना, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो एंटीकोलिनेस्टेजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनिबिट करा देंगे। कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा रहा था, अब ये कोलिनेस्टेज एंजाइम इनिबिट हो गया, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो गया, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है ना। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना एंटीकोलिनेस्टेजेस का, तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मीन आता है, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, गैलेंटामिन, डोनिपिजिल, है ना, रिवास्टिग्मीन और एक्रिडिन में टैक्रिन, ये सारे ड्रग रिवर्सिबल में आते हैं, फिर इरिवर्सिबल में आते हैं आपके, है ना। तो फाइसोस्टिग्मीन क्या है आपका, एक तो रिवर्सिबल में आता है, एंटीकोलिनेस्टेजेस होता है, ऑप्शन मेरे बच्चों बिल्कुल बढ़िया हो गया, ऑप्शन डी, है ना। तो देखो कोलिनेस्टेज इनिबिटर्स, इनको आप एंटीकोलिनेस्टेजेस भी बोलते हो, केमिकल दैट प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कराता है। तो इसमें जो कैटेगरी पढ़ते हो क्लासिफिकेशन में, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आते हैं। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स मैंने आपको बताया, फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, एट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मीन, एक्रिडिन में टैक्रिन, है ना। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और कार्बामेट्स आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथाइफेट, प्राथियोन, मलाथियोन, डायजोन, टेबुन, सेनिसोमन, और आपका जो है कार्बामेट्स में कार्बोनाइल प्रोपोक्सर, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन, है ना। प्लाज्मा काइनिन में कौन सा आता है,
देखो जब आप ऑटोकोइड्स पढ़ते हो कि भाई कौन से अमीन है, अमीन ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें आपका हिस्टामिन आता है और सीरोटोनिन, ये तो अमीन ऑटोकोइड्स में आते हैं, है ना। फिर आप एक पढ़ते हो लिपिड ड्राइव ऑटोकोइड्स आते हैं, लिपिड ड्राइव ऑटोकोइड में एलपी आपने याद करा हुआ है। एलपी से क्या है, लिपिड ड्राइव में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। फिर आपके पेप्टाइड ऑटोकोइड्स आते हैं जिसमें आपका प्लाज्मा काइनिन आता है। प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडीन पढ़ते हो, तो कैलिडीन दिया हुआ है इसमें और ब्रैडिकाइनिन भी होता है प्लाज्मा काइनिन में, लेकिन हमें तो ऑप्शन में कैलिडीन ही मिला है ना, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, फिर आपके जो है रैनिन, ये हो गए अमीनो ऑटोकोइड्स में दोनों। फिर रैनिन लिखा हुआ, रैनिन जो है भाई, रैनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में जे सेल्स होती है ना, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है ना। आपने पढ़ा रास सिस्टम, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना, तो ये वही रैनिन है जो किडनी में जे सेल्स होती है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है ना। तो ऑप्शन जो है हमारा इसका तो ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव पूछा है, साइटोकाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, ग्लोब्यूलिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव में आपका जो मतलब कि जो पेप्टाइड ऑटोकोड में आपने पढ़े थे प्लाज्मा काइनिन में कैलिडीन और ब्रैडिकाइनिन, वो ये ऑप्शन सी ब्रैडिकाइनिन हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूकोलिटिक। तो आपका ये है ड्रग फॉर कफ वाली जो ड्रग्स है ना, उसमें आप पढ़ते हो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं आपके, और आपके एंटीटसिस होते हैं। एंटीटसिस कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, है ना, और एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं इसमें, और एक आपके होते हैं म्यूकोलिटिक्स। तो म्यूकोलिटिक्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, 4 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी बताओ इसमें। ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टेलसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन, है ना। तो ऑप्शन देखो एक बारी, गुइफेनासिन तो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स में आता है। नोस्कैपिन एंटीटसिस में चला जाएगा। एफेड्रिन जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर होता है ये, तो ये आंसर ऑप्शन डी ब्रोमहेक्सिन आता है म्यूकोलिटिक्स में, है ना। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लो, ड्रग फॉर कफ वाली का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें फेरेंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं, इसमें लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकोरिस आ जाएगा। फिर इसमें एक्सपेक्टोरेंट्स है जिसमें ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं। सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट है, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसका, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टेलसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन। एंटीटसिस कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं। इसमें ओपियोड में कोडीन, फोलकोडीन आता है। नॉन ओपियोड्स में आपका आता है नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक्स में आपका क्लोरफिनारामिन, डाइफिनहाइड्रामिन और प्रोमिथाजिन आता है। एडजुवेंट एंटीटसिस में ब्रोंकोडाइलेटर्स आते हैं, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन टाइप, है ना। जैसे रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज कराती है ना। तो ये कौन से हैं, एंटीटसिस है, एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट है, म्यूकोलिटिक्स है। तो ये हमारे एंटीटसिस होते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो बाइगोनेट्स में आता है, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर की बात हो रही है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में आते हैं। ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ये आपके हैं सल्फोनाइल यूरिया सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। एक्जिनाटाइड दिया है। तो देखो भैया जो ये देखो हमारा जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ये तो इंसुलिन का सिक्रेशन एनहांस कराते हैं, है ना। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराएगा ना, वो आपके बाइगोनाइड्स कराते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं, वो आपके बाइगोनाइड्स का काम है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, नहीं है। तो सिंपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में ए कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, वोग्लीबायोज आता है। कौन सा नहीं आएगा, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज तो आएगा, बट रैपाग्लिनाइड नहीं आएगा। रैपाग्लिनाइड और नैटिग्लिनाइड किस में आता है, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आता है, रैपाग्लिनाइड और नैटिग्लिनाइड, है ना। तो ऑप्शन नॉट पूछा था तो डी हो गया। नेक्स्ट है टीजीए इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द, है ना। तो टीजीए जो है ना वो कहाँ का रेगुलेटरी बॉडी है ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो देखो भैया इंडिया दिया है। तो देखो इंडिया जो है हमारा, इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी होता है CDSCO, है ना। ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना। और जो है आपका टीजीए जो है ये कहाँ का है, तो टीजीए का जो फुल फॉर्म होता है थेरेप्यूटिक, क्या होता है, थेरेप्यूटिक होता है
थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी होता है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ना। बाकी यूएसए जो है यहाँ का एफडीए होता है ना, एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और थाईलैंड का होता है थाईलैंड एफडीए होता है, टीएफडीए, थाईलैंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीजीए रेगुलेटरी बॉडी हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। भाई थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन कौन सा नहीं है। ओके, तो देखो भैया, ओवरडोज दिया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया, डिकम्पोजिशन या सिनर्जिज्म, है ना। तो देखो सिनर्जिज्म होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती है वो भी होता है, ओवरडोज हो गया तो इन सब से भी होता है। तो डिकम्पोजिशन जो है ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आ जाएंगी, सिनर्जिस्टिक ड्रग, एंटागोनिस्टिक ड्रग हो गया, ओवरडोज, सारे थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं आता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू। तो ट्रॉय सिस्टम जो होता है उसमें 1 स्क्रैपल किसके इक्वल होता है, 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स या 60 ग्रेन्स होता है। तो भाई देखो इसमें 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं, और अगर आपसे हाफ स्क्रैपल कहेंगे तो 10 ग्रेन्स हो गए, है ना। तो ये ट्रॉय सिस्टम है जिसमें एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं। तो भाई ट्रॉय सिस्टम जो होता है आपका एपोथिकैरी सिस्टम को ही ट्रॉय सिस्टम कहते हो ना। एक तो आपका अवॉर्डोपोय सिस्टम होता है और एक एपोथिकैरी सिस्टम होता है। एपोथिकैरी सिस्टम ट्रॉय सिस्टम होता है, इसमें एक स्क्रैपल में 20 ग्रेन होते हैं, एक ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं, और 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट है, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल किसके इक्वल होता है, 2.5 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, है ना। 1 टीस्पूनफुल में 5 ml होता है, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल जो होता है उसमें 15 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, 2 टेबल स्पूनफुल, है ना। तो ऑप्शन डी हो गया। तो देखो 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 4 या 5 जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है ना। फिर 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml। नेक्स्ट है, फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2, है ना। कैप्सूल के साइज उनकी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2 नंबर का आप पढ़ते हो 000, उसके बाद 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये आपका लार्जेस्ट है, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है ना। तो आपका जो है ml में कैपेसिटी पूछी और 2 वाले की पूछी है। ओके, तो देखो इसको ऑप्शन देख लो, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 0.40 ml होगा, जो कैप्सूल नंबर 2 है इसकी कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म साइबोज। साइबोज का मतलब जैसे आप पढ़ते हो पोस्ट साइबोज, एंटी साइबोज, है ना। तो साइबोज का मतलब क्या है, टू बी टेकन पाउडर फूड या पोल्टाइज, तो फूड होता है। साइबोज का मतलब क्या होता है, फूड, ऑप्शन सी, है ना। पोस्ट साइबोज मतलब कि आफ्टर फूड, आफ्टर मील, और एंटी साइबोज बिफोर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील। कैपियंडस टू बी टेकन पल्विस पाउडर कैटाप्लाज्मा पोल्टाई से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारा इंडिया का हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैंने आपको क्या बताया था अभी, क्या बताया था, CDSCO बताया था ना। तो वही है, तो ये होता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए भी हमारा CDSCO ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ऑप्शन ए हो गया CDSCO। ओके, तो FDA, अभी TGA मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, है ना, और FDA बताया हमारा USA का, और आपका ये थाईलैंड FDA थाईलैंड का, है ना। तो ऑप्शन ए हो गया CDSCO। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, बोन ट्रैगर टेस्ट है, हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस, है ना। तो आपका जो बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हो भाई, है ना, ग्लाइकोसाइड्स में जो भी आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सेना, अलो, रुबाब, कैस्कारा, ये सब आपके होते हैं एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, उनके लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट आता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी मतलब कि आपका लिकोरिस की बात हो रही है, लिकोरिस सोर्स क्या होता है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, और लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। तो आपसे पूछा क्या, बायोलॉजिकल नेम, वही पूछा आपसे, सोर्स ही पूछा है ना। तो ग्लिसराइजा देख लो भाई, ऑप्शन ग्लाब्रा होगा, ऑप्शन सी। फैमिली आपको पता ही है लेग्यूमिनोसी होती है हमारे लिकोरिस की, है ना।
मतलब कि मुलेठी। नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव फॉर। तो मॉडिफाइड बोन ट्रैगर, देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है ये आपके सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो सेना अलो, देखिए विनका तो आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में चला गया है ना, तो आप इसमें अलो जो है ना इसमें सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो अलो के लिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राइमरोज लीव्स इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ, है ना, तो डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। प्राइमरोज लीव्स होता है, कॉम्फ्राई लीव्स होता है, तो वही है ये। तो प्राइमरोज लीव्स अडल्ट्रेंट किसका है, हाइसाइमस का है, विनका नीम डिजिटालिस। तो हमारा जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड का डिजिटालिस होता है, डिजिटालिस परप्यूरस क्रोफुलेरेसी फैमिली वाला डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट पढ़ते हो। प्राइमरोज लीव्स होता है, कॉम्फ्राई लीव्स भी होता है, वर्बेस्कम थाप्सिस भी होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिनको बोलते हो उनकी बात हो रही है। कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, एनाबेसिन, जिबरलिन, खैलिन या जेंटिसिन। तो इनमें से आपको जिबरलिन ही दिख रहा है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये 5 पढ़ते हो ना, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, जिबरलिन दिया है इसमें आपको, है ना। नेक्स्ट है रिंग प्रेजेंट इन नाइसिन। नाइसिन जो होता है हमारा विटामिन B3 जो नाइसिन होता है ना, नाइसिन है निकोटिनिक एसिड और इसकी अमाइड फॉर्म निकोटिनामाइड होती है ना। तो रिंग कौन सी प्रेजेंट है भाई, इसमें ना आपकी पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें कि एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है आपका नाइट्रोजन, ये आपकी होती है पायरिडीन रिंग। कौन सी रिंग है, पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है आपके नायसिन में, है ना। तो नायसिन है निकोटिनिक एसिड, तो ये तो आपकी पायरिडीन रिंग होती है ना। और इसमें जब यहाँ पर COOH लग जाएगा तो ये निकोटिनिक एसिड बन जाएगा। निकोटिनामाइड इसकी अमाइड फॉर्म बना दो CONS2, ये निकोटिनामाइड बन जाएगा, है ना। तो इसमें भाई आपका आंसर देख लो, ऑप्शन मेरे हिसाब से कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है पायरिडीन रिंग, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ओके, फ्यूरान रिंग तो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन होगा वो आपका हो जाएगा क्या, फ्यूरान। जैसे कि फ्यूरान रिंग आपका जैसे कि रेनिटिडीन, है ना, रेनिटिडीन में फ्यूरान रिंग है, जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट रेनिटिडीन है उसमें फ्यूरान रिंग होता है। ओके, और आपका फ्यूरोसिमाइड में भी होता है ना, प्यूरिन दिया है, बाकी पायराजीन। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ होता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हो ना, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट आपका मीटर होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है वो बताना है भाई। वेवलेंथ जो होता है ना भाई, वेवलेंथ होता है आपका 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, है ना। ये 2 क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, या फिर लैम्डा है ये, या फिर 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये आपका वेवलेंथ होता है ना। वेव नंबर क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर जो मतलब मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर एरिया, इसमें से कितनी वेव्स पास होंगी, इसको वेव नंबर कहते हैं, है ना। तो देखो भैया इसमें जो है आपका रेसिप्रोकल कर दो वेवलेंथ का, वो वेव नंबर निकल के आ जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ हमारा वेव नंबर होता है ना। ऑप्शन ए हो गया, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील, स्क्वील है इंडियन स्क्वील, है ना, उसकी बात हो रही है। तो एरो पॉइजन है, सी अनियन, लिकोरिस रूट या यैम, है ना। तो आपका सी अनियन जंगली प्याज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए स्क्वील के बारे में लिखा है, स्क्वील का सिनोनिम जो स्क्वील को अर्जीनिया बोलते हैं, तो जो सिनोनिम है जंगली प्याज है, सी अनियन, सिलाबी होता है। बायोलॉजिकल सोर्स में आपका जो इंडियन स्क्वील है इसका सोर्स क्या है, अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब ऑफ अर्जीनिया इंडिका। इंडियन स्क्वील अर्जीनिया इंडिका लिलियेसी फैमिली, और यूरोपियन स्क्वील होते हैं अर्जीनिया मैरिटिमा फैमिली, वही लिलियेसी हो जाएगी। और स्क्वील में जो है कैल्शियम ऑक्सिलेट के एसिकुलर रेफाइड्स प्रेजेंट होते हैं, रेफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट आर प्रेजेंट इन स्क्वील। सिलेरिन ए और सिलेरिन बी भी प्रेजेंट होते हैं स्क्वील में। स्क्वील आपकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, कार्डियोटोनिक होती है स्क्वील। जैसे हैमर मिल का प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा है, कटिंग तो कटर मिल में होता है, इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेटर में होता है इम्पैक्ट, है ना, और हैमर मिल में भी तो इम्पैक्ट ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। बाकी कंप्रेशन और एट्रिशन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। तो एक बार मिल के बारे में पढ़ लो भाई। देखो कटर मिल में का प्रिंसिपल क्या है, कटिंग है, इसका प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश होता है। किसके लिए यूज़ करोगे, फाइब्रस क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे, और नहीं यूज़ करेंगे फ्राइबल मटेरियल्स के लिए। रोलर मिल का प्रिंसिपल कंप्रेशन होता है, इसका प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है। रोलर मिल को यूज़ करोगे सॉफ्ट मटेरियल के लिए, एंड रोलर मिल इज़ नॉट यूज फॉर एब्रेसिव मटेरियल्स। हैमर मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट, प्रोडक्ट साइज 4 to 325 मैश होता है। हैमर मिल इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ड्रग, एंड हैमर मिल इज़ नॉट यूज फॉर एब्रेसिव मटेरियल्स। डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट
होता है, प्रोडक्ट साइज आपका जो है 20 to 80 मैश होता है। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग इंक्लूड वेरी हार्ड ड्रग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो डिसइंटीग्रेटर को, और नॉट यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल के लिए। बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों का प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन होता है। बॉल मिल का प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है, और फ्लूइड एनर्जी मिल में प्रोडक्ट साइज माइक्रोन में होता है, ध्यान रखना 1 to 30 माइक्रोन होता है। बॉल मिल को ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज़ करोगे, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ नहीं करोगे। फ्लूइड एनर्जी मिल को मॉडरेटली हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल्स के लिए यूज़ करेंगे, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। एजिडल मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। 20 to 80 मैश का प्रोडक्ट साइज आता है। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग के लिए यूज़ करोगे एजिडल मिल को, स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। रेडियो एक्टिव कंपाउंड से जो रेडिएशन ऑब्टेन होती है उनमें से कौन सी नहीं है भाई? बीटा होती है, एप्सिलॉन नहीं होती, गामा अल्फा भी होती है, ऑप्शन बी। एप्सिलॉन कोई रेडिएशन नहीं होती, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एराकिडोनिक एसिड कंटेंट। तो एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं आप लोगों ने बताना है ना, मतलब कि अनसैचुरेटेड जो एराकिडोनिक एसिड है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, इसमें डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें ना। तो इसमें कितने कार्बन, इसमें ना आंसर देखो भाई ऑप्शन ए 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, मतलब कि जो फैटी एसिड है तो इसमें 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड में, याद रखना कितने कार्बन है एराकिडोनिक एसिड में 20। बाकी 18 कार्बन वाला जो होता है वो कौन सा होता है? स्टीयरिक एसिड होता है। और 16 कार्बन किस में होते हैं? पामिटिक एसिड में होते हैं, है ना। और 15 कार्बन के तो होते ही नहीं इसमें ना यार, फिर 14 होते हैं जैसे कि मिरिस्टिक एसिड में, लोरिक एसिड में 12 होते हैं। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, ध्यान रखना। ओके, और इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो BCS जो सिस्टम होता है तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। BCS बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में आप ड्रग्स पढ़ते हो भाई। क्लास 1 में क्या पढ़ते हो? हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लास 1 में दोनों हाई होती है, सोल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 जो होता है उसमें आपका ऑपोजिट होगा, जो है सोल्युबिलिटी हाई होगी, परमेबिलिटी लो होगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है लो सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। ये क्लास 4 की बात होती है, काट दो। क्लास 4 में हाई लिखा हो दोनों, लेकिन क्लास 4 में दोनों लो होती है। देखो क्लास 1 में दोनों हाई, सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी हाई क्लास 1 में, क्लास 4 में दोनों लो, ऐसे याद हो गई। क्लास 2 का याद रखो भाई, सोल्युबिलिटी लो होगी तो परमेबिलिटी हाई हो जाएगी, और क्लास 3 में ऑपोजिट कर दो। मतलब कि इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन क्या है भाई, है ना, कौन सा करेक्ट है। तो आप तो 2 ऑप्शन पे आ गए, इतना आपको नॉलेज था तो आप 2 ऑप्शन पे आ गए भाई। आपने ऑप्शन 3 और 4 को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ऑप्शन 1 और 2 में दिया है। देखो ये हाई सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी से ऑप्शन 1 आपका जो है सही है, क्लास 1 है, और लो सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी से क्लास 2 सही है, लेकिन आंसर तो कोई एक ही है। आगे और पढ़ो। क्लास 1 में कह रहा है जनरली मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड्स होते हैं। जनरली इसमें मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड कैसे होंगे? जब सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो ये मॉडरेटली नहीं, इनका तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होगा ना। तो ये ना फर्स्ट वाली बात गलत लिखी हुई है, मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड नहीं आते क्लास 1 में। बाकी क्लास 2 के बारे में लिखा है एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनकी सोल्युबिलिटी कम है तो इनमें रेट लिमिटिंग फैक्टर डिसोल्यूशन होगा। तो ये सही लिखा हुआ है भाई ऑप्शन बी वाला, है ना। तो आपके चारों ऑप्शन में ना आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि आपने ना करेक्ट स्टेटमेंट बताना था कि BCS के बारे में करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो एक बार पढ़ लो इसके बारे में, इतना तो आपको पता भी क्या हाई होगा क्या लो होगा ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट और देखो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं? इट इज अ सिस्टम टू डिफरेंशिएट ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है ड्रग्स को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि BCS में जो आप ड्रग्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बोलते हो तो ये किस पे बेस्ड है, किसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बोलते हो? तो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, है ना। तो क्लास 1 जो है उसमें क्या होता है? दोनों हाई, मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी हाई होगी क्लास 1 के लिए, है ना। तो एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में देखो आ जाता है, तो एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। मीटोप्रोलोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, बस्पिरोन हो गया, किटोरोलैक, क्लोरफेनिरामिन, दीज आर क्लास 1 ड्रग्स, है ना। दीज कंपाउंड्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड एंड देयर एब्जॉर्प्शन
रेट इज यूजुअली हायर, ये इनका ये कह रहे हैं वेल अब्जॉर्प्शन होता है, इनका अब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है एक्सक्रीशन रेट से, है ना। तो इनमें काफ़ी अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है क्लास 1 में। क्लास 2 में देखो मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी लो होगी, परमेबिलिटी हाई होगी, है ना। तो इसकी एग्जांपल देख लो भाई, ग्लेवन क्लेमाइड हो गया, बाइकैल्यूटामाइड हो गया, एजिटिमाइब हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, एमाइलोराइड हो गया, एसिक्लोवीर हो गया। तो इसमें क्लास 2 में डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है बच्चों, इसलिए इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन होता है। क्लास 3 में क्या करना है आपने, सॉल्युबिलिटी हाई कर दोगे, परमेबिलिटी लो कर दोगे। इसके एग्जांपल्स में सिमेट्रिडीन, अटोरवास्टैटिन, एमियोडेरोन, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। इसमें परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी लो है, तो क्या होगा, परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है क्लास 3 में। ओके, क्लास 4 में तो दोनों ही लो है ना, सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी दोनों लो होते हैं। एग्जाम्पल में बाइफोनाजोल लिखा हुआ है, दो कंपाउंड्स है, इनकी क्या पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। यूजुअली दे आर नॉट वेल, ये अब्जॉर्ब नहीं होते, और द इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड हाई वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड, है ना, क्योंकि इनका तो दोनों ही लो है, जो है आपका सॉल्युबिलिटी भी लो है, परमेबिलिटी भी लो है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है, मैच द क्लास एंड द एल्कलॉइड गिवन बिलो। तो आपको ना एल्कलॉइड दी है, उनकी क्लास दी हुई है, तो आपने ना मैच करना है ना। तो देखो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आपको भाई देखो इसमें से कौन सी ड्रग होगी। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलाटोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसामस, डुबोइस, आई सब पढ़ते हो। तो इसमें ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है आपको, है ना। देखो रिजर्पिन दिया है, तो रिजर्पिन आपको पता है रोवोल्फिया का रिजर्पिन है, तो आपको पता है ये हमारा रोवोल्फिया तो इंडोल एल्कलॉइड है, तो रिजर्पिन में तो इंडोल रिंग होगा, है ना। स्कोपोलामिन आपका ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, है ना। और कोडीन किस में आ जाएगा, कोडीन इसमें देखो ये फिनेंथ्रीन में आ जाएगा, सिनकोनिन क्विनोलिन में आ जाएगा, है ना। तो आप पहले देखो, आपने देखा था रिजर्पिन इंडोल में, तो पी का मतलब कि इंडोल 2, मतलब 2 का पी कौन से ऑप्शन में, देखो अगर आपको पता था रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड है तो आपका आंसर तो निकल के आ गया 2 का पी, जो कि ऑप्शन बी में मेरे बच्चों मिला है, बिल्कुल सही हो गया ना। तो देखो इतना मतलब कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, बच्चा तो उसको देख के घबरा जाएगा, और उसमें उसी घबराहट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमें आता है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, बट वो देखने में बड़े होते हैं और सबसे ईजी होते हैं, है ना। अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो आपका आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज 2 ऑप्शन से तो आंसर 100% निकलता है ना। देखो आपको पता था रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड से, तो आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी ये बिल्कुल इतना हमें पता ही है, ट्रोपेन एल्कलॉइड में स्कोपोलामिन आ जाएगा, क्विनोलिन में सिनकोनिन आ जाएगा, सिनकोनिन जो सिनकोना का सिनकोनिन है ना, सिनकोना। और कैम्टोथिका मैंने आपको बता रखा है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आती है। कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये हमारे फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड। जो ओपियम जो होता है, ओपियम जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में पढ़ते हो, ओपियम में 2 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं, एक तो फिनेंथ्रीन होता है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन होता है। फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आता है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स में आपका जैसे कि नोस्कैपिन आता है, पापावरिन जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, वैसोडाइलेटर भी होता है ना, तो वो भी ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है बच्चों को, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस। भाई फार्माकोविजिलेंस जो होता है ना, जिसमें आप क्या पढ़ते हो भाई, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, मेनली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उनको डिटेक्ट करना होता है, असेस करना होता है उनको, है ना। उसके लिए मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के उसमें पढ़ते हो आप भाई, डिटेक्शन, असेसमेंट, प्रिवेंशन, है ना, ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। तो कह रहे इसका एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, कह रहे अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। बिल्कुल सही है कि भाई जो एडवर्स रिएक्शन है, इंटरेक्शन है, उसका अर्ली डिटेक्शन हो, ये भी सही है। फिर डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या इंक्रीज है उसको डिटेक्ट करना। फिर कह रहे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, कह रहे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, पेशेंट्स को, टू ऑप्टिमाइज सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। तो देखो ये भी सही लग रहा है, तो इसका ना आंसर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन डी, है ना, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आईपीएस नेम पूछा आपसे पैरासीटामोल का। तो भाई देखो आपको ना कुछ ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर माइंड में होता है ड्रग का, तो आईपीएससी नेम बनाना बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर बना सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पैरासीटामोल जो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव है ना, पैरा
अमीनोफिनोल मतलब कि फिनोल डेरिवेटिव, तो आपका जो है ये इसमें पैरा अमीनो फिनोल, अगर ये यहाँ पर OH ये फिनोल बना दोगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर पैरा अमीनो, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तो अमीनो तो सिंपल अगर NH2 लिख दोगे तो पैरा अमीनो फिनोल हो जाएगा, लेकिन ये पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव है। यहाँ पर अमीनो ग्रुप का जो है यहाँ पर कुछ जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब NHCOCH3 ये होता है आपका पैरासीटामोल, है ना, तो पैरा पोजीशन पे ही है, मतलब कि 4 पोजीशन पे होगा जो भी होगा, है ना, तो सब में ही 4 दिया हुआ है। तो देखो इसमें इन्होंने इस तरीके से नाम लिखा N, मतलब कि देखो ये N नंबर पे आपका 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इन्होंने इस तरीके से बनाया है ना, 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल है। अब ऑप्शंस देखो आपका सिर्फ इससे ही निकल आएगा, देखो N4 हाइड्रोक्सी एसिटाइल है, नहीं एसिटाइल नहीं है हमारा, फिनाइल है, काट दो ऑप्शन। N4 फिनाइल, 4 पे तो हाइड्रोक्सी है, काट दो। N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, हाँ ये सही लग रहा है। फिर इसमें क्या N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये भी सही लग रहा है। अब देखो इसमें 2 बार फिनाइल लिख दिया, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिनाइल 2 फिनाइल दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहे, काट दो ऑप्शन। निकल के आया कि नहीं आया ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से निकलेंगे आपका, अगर आपको थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा भी स्ट्रक्चर माइंड में होता है तो, ठीक है। N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, तो क्या होता है ये N नंबर पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये ना इसको ना एसिटामाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से बच्चों को समझ आ गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स, भाई पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे ये आप लोगों ने बताना है। देखो पाउडर्स के लिए जैसे कि पूछ लेंगे टैल्कम पाउडर के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज करोगे, है ना, तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, और आपके जो है तो ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, है ना, इन सब के लिए आपका जो है एक ही मेथड यूज होता है, कौन सा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन डी में आपको दिया है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें कि हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होते हैं, और ऑटोक्लेव जो है ये आपके सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मेनली जो है मोइस्ट हीट यूज किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हम ड्राई हीट यूज नहीं कर सकते, ओके। बाकी रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है, फिल्टरेशन है, फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड में आ जाता है। फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन जो होता है, स्टेरिलाइजेशन के जो डिफरेंट केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल मेथड है, तो मैकेनिकल में ये फिल्ट्रेशन आ जाता है, ओके। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। स्टीयरिक एसिड कंटेन, तो देखो भाई स्टीयरिक एसिड जो हमारा किस में आता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है ना, सैचुरेटेड में आता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते, है ना, तो सैचुरेटेड में मतलब कि हमारा स्टीयरिक एसिड आता है, तो कितने डबल बॉन्ड है भाई, 20 तो हमारे एराकिडोनिक एसिड में थे, तो इसमें 18 होते हैं, मतलब कि कार्बन एटम है, सॉरी, है ना, कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट ही नहीं है ना इसमें, हमारा जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें, है ना, तो ये 20 कार्बन वाला तो एराकिडोनिक एसिड है, जो अनसैचुरेटेड में आता है उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये 18 कार्बन वाला स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। और 16 कार्बन वाला मैंने आपको क्या बताया था, 16 कार्बन वाला याद करो, पामिटिक एसिड बताया था, क्या बताया था, 16 कार्बन वाला पामिटिक एसिड, है ना, और 15 नहीं होते, बाकी 14 कार्बन वाला होता है मिरिस्टिक एसिड होता है, और 12 वाला लोरिक एसिड होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, 18 carbon atom. Next, which of the following is an example of pharmacological classification of drug based on their ability to lower blood pressure and relax blood vessels, है ना, कह रहे कौन सा which of the following, कौन सा एग्जाम्पल है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर, मतलब ये ड्रग क्या करा रही है, बीपी लो करा रही है, ब्लड प्रेशर कम करा रही है, और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करा रही है। तो एंटीबायोटिक करेगी, एंटीपायरेटिक करेगी, एनाल्जेसिक करेगी, या एंटी हाइपरटेंसिव, कौन सी करेंगी भाई, बीपी कम कराएंगी, कौन सी ड्रग हमारी एंटी हाइपरटेंसिव, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन 4। इन क्लिनिकल फार्मासिज्म HMR इज बेस्ट रेफर्ड फॉर, HMR का आपने फुल फॉर्म बताना है, हेल्थ मेडिकेशन रिव्यू, होम मेडिकेशन रिव्यू, हेल्थ मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन नहीं होता, मेडिकेशन, है ना भाई, जैसे पॉलीफार्मेसी में पढ़ते हो भाई, बहुत सारी ड्रग एक साथ 5, 6, 7 ड्रग दी जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिजीज होती है, तो है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि होम, मतलब कि जो भी मेडिसिन ली जा रही है ना घर पर, तो उनका रिव्यू, है ना, तो ये होम होता है बच्चा, होम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, होम मेडिकेशन रिव्यू आता है, ओके।
नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय। भाई कैप्टोप्रिल क्या है? हमारा एसी इनहिबिटर आता है, बिल्कुल आता है। कैप्टोप्रिल क्या है? एसी इनहिबिटर होता है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में प्रिल वाले ड्रग आते हैं, एसी इनहिबिटर होता है ना। तो इतना तो आप पता है, तो आंसर निकल के नहीं आया। भाई एसी इनहिबिटर एंजाइम आपको मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप पे काम करता है। भाई देखो, आप जब रास सिस्टम पढ़ते हो सबसे पहले तो आपका रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो यहाँ पर तो रेनिन ने काम करा है ना। तो रेनिन तो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाने का काम हमारा ACE का होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको इनहिबिट करा दिया, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बन रहा। इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। अब देखो, इनहिबिट द रेनिन रिलीज, तो वो तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होता है, किरेन वाले ड्रग, एलिस किरेन टाइप, है ना। इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2 तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 से 1 का कन्वर्जन इनहिबिट नहीं करते, काट दो डी को, सी को। इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, तो ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आया बच्चों? देख लो अच्छे से अभी, क्या निकल के आया? ऑप्शन बी, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, जो कि एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन। भाई ड्रग एडिक्शन है ना, मतलब कि एडिक्ट है, किसी भी तरीके से ड्रग लेनी है, कुछ भी करो, है ना, लेकिन मतलब कि ड्रग तो लेनी ही है, क्योंकि वो क्या है? एडिक्शन है ड्रग का। तो देखो, कंपल्सिव ड्रग यूज, रेगुलर यूज ऑफ ड्रग, इरेगुलर, या टेकिंग हाई डोज ऑफ ड्रग। नहीं, ये होता है कंपल्सिव ड्रग यूज। भाई कंपल्शन है, भाई लेनी है, चाहे पैसे हो ना हो, कुछ हो, मतलब ड्रग तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी लो, है ना। कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग आता है ड्रग एडिक्शन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रोल। देखो भाई, एक तो गुड कोलेस्ट्रोल होता है जिसमें आपका HDL आता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसमें आपका LDL आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है। क्या आता है? LDL। तो ऑप्शंस देख लो, तो ऑप्शन 1 में ही आपको LDL दिया है, दिस इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। बाकी प्लेटलेट्स हैं, चाइलोमाइक्रोन है। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। मतलब विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनरिक एंड ब्रांड नेम। देखिए, जेनरिक और ब्रांड नेम के बारे में स्टेटमेंट लिखे हुए कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू बच्चों पूछा है आप लोगों से। जेनरिक नेम और ब्रांड नेम के बारे में नॉट ट्रू गलत है। बोथ हैव सेम डोज स्ट्रेंथ, इनका डोज स्ट्रेंथ, इनका डोज, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनका बायो अवेलेबिलिटी, इनका सब कुछ सेम होता है। देखो, कह रहे सेम डोज स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। बोथ हैव सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी, बिल्कुल होती है। बोथ हैव सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, बच्चों इनमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सेम नहीं होते। नॉट ट्रू में बोथ हैव सिमिलर, इनमें ना इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सिमिलर नहीं होते, है ना। बाकी बोथ हैव सिमिलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में ऑप्शन सी वाला गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो सिमिलैरिटी जेनरिक और ब्रांड में क्या होती है? जेनरिक नेम और ब्रांड नेम में सिमिलैरिटी क्या है? भाई इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, इनका डोजेस फॉर्म सेम होता है, इनका ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी है ना, परफॉर्मेंस सेम होता है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, इनका बायोलिटी सेम होता है। डिफरेंस कहाँ होता है बच्चों? इनका डिफरेंट इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। जेनरिक ड्रग चीपर होती है, सस्ती होती है ब्रांडेड ड्रग से, है ना, और इनका शेप, साइज, कलर्स वगैरह भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। इनमें से कौन सा लैक्सेटिव नहीं है? नोट ध्यान से पढ़ लिया करो, इसी टाइप से क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, क्योंकि आप नोट एक्सेप्ट उनको देख नहीं पाते, है ना। तो नोट को अच्छे से देखो। नॉट टाइप ऑफ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव का टाइप नहीं है। लोपिरामाइड कहाँ पढ़ते हो? लैक्सेटिव थोड़ी ना, एंटी मोटिलिटी ड्रग में आते हैं लोपिरामाइड तो। बाकी डोक्यूसेट्स है ना, लैक्टोलोजी आपके लैक्सेटिव्स में आते हैं। तो ऑप्शन तो 1 हो गया, लोपिरामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है ना। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल पे एक्ट करेगी, कौन कौन सी एंटीबायोटिक बताती हूँ मैं आपको, कौन कौन सी? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, है ना, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन्स हो गए, ये हमारे क्या होता है? सेल वॉल पे एक्ट करते हैं। बेसिट्रासिन हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया, साइक्लोसिरिन हो गया, ये सारी ड्रग सेल वॉल पे एक्ट करती हैं। ऑप्शन में क्या मिला? सिफेरोक्सिम, जो कि आपका एक सिफेलोस्पोरिन है। इरिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। काट दो ऑप्शन, मतलब कि एक्सेप्ट
में ऑप्शन बी ही आ गया। बाकी वैनकोमाइसिन सेल वॉल पे एक्ट करेगा और आपका बेंजाइल पेनिसिलिन तो है ही, पेनिसिलिन सेल वॉल पे एक्ट करेगा। आंसर ऑप्शन बी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। पेनिसिलिन कहाँ पर एक्ट करता है, किस पर एक्ट करेगा, अभी तो बताया। पेनिसिलिन सेल वॉल पे एक्ट करेगा, है ना, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स और आपका जो है वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन और साइक्लोसिरिन। तो पेनिसिलिन जो है क्या कराएगा, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा, ऑप्शन ए। ओके, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे हमारी टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो गई, मैक्रोलाइड्स हो गई, ये सारे क्या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम कराएंगी। भाई जब आप ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर पढ़ते हो तो उसमें एक तो ड्रग आती है जो क्या करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करा देगी, जो आपके न्यूट्रलाइज कराती है। उसमें तो आपके एंटासिड्स आते हैं जो वीक बेस होते हैं ना, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं। एक आपके ड्रग होती है जो एसिड का सिक्रेशन कम करा देती हैं, है ना। तो उसमें आपकी जैसे ऑप्शन देखो, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटाडीन, सुक्राल्फेट। तो आपका सिमेटाडीन ऑप्शन 3। सिमेटाडीन क्या होता है हमारा, एस2 ब्लोकर होता है, एसिड रिसेप्टर ब्लोकर होता है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगा। एक और बात सिमेटाडीन के बारे में, एंजाइम इनिबिटर होता है सिमेटाडीन, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है सिमेटाडीन, है ना। और सिमेटाडीन में इमिडाजोल रिंग होता है। सारी बातें याद रखना, सिमेटाडीन में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिमेटाडीन क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगा, है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आर्सेनिक इज कैटेगराइज्ड इन डैश अंडर पॉइजन एक्ट 1919। जो पॉइजन एक्ट है 1919 का है, आपको पता है ना, एक्ट और उनके ईयर तो बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए ना। तो आर्सेनिक जो है वो कौन सी में ना, लिस्ट ए और लिस्ट बी पॉइजन की ना 2 लिस्ट है, एक तो लिस्ट ए एक लिस्ट बी है जो आप पॉइजन एक्ट पढ़ोगे। तो आर्सेनिक किस में है, लिस्ट ए में या लिस्ट बी में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं है, बता दो, ऑप्शन देख लो। तो भाई आर्सेनिक ना लिस्ट ए में आता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आर्सेनिक क्या पॉइजन है, लिस्ट ए में आता है। ओके, नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, देखिए लीवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं दोनों साथ में, तो कह रहे कार्बिडोपा क्यों देते हो भाई, मैंने बहुत बार समझाया हुआ आपको। लीवोडोपा जो होता है, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा। भाई लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन तो डोपामिन बनता है, और डोपामिन ही हमें चाहिए होता है, हमारी पार्किंसंस में डोपामिन कम हो जाता है ना। डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है, डोपामिन कम हो जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे ड्रग दोगे जो डोपामिन, मतलब डोपामिन का लेवल बढ़ाए, है ना। तो डोपामिन को दे नहीं सकते क्योंकि डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता, इस डोपामिन को तो दे ही नहीं सकते। तो भाई डोपामिन फैसिलिटेटर दिए जाते हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देते हो पार्किंसन डिजीज में, डोपामिन के प्रिकर्सर है ये लीवोडोपा जो देते हो। तो इसलिए क्या करते हो, लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हो। कार्बिडोपा क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करेगा बच्चों, ये पेरिफेरी में, ना कि ब्रेन में एंटर नहीं करेगा, ये सिर्फ पेरिफेरी में ही डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाए, ब्रेन में जाकर उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, जो कि आपको पार्किंसंस डिजीज में चाहिए था। तो साथ में क्यों दिया, पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करने के लिए पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा पेनसिलाजाइड आप लोग पढ़ते हो। अभी देखो ऑप्शन, है ना, इट इनिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज को ही तो इनिबिट कराता है, ऑप्शन ए। बाकी ट्रिपल बी को तो क्रॉस नहीं करेगा, ये हटा दो, है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। फिर कह रहा है इनिबिट माओ ए या माओ बी, तो दोनों इनमें से किसी को भी इनिबिट नहीं करेगा, है ना। माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है आपका, और रीमा रिवर्स इनिबिटर ऑफ माओ ए जो एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हो, मोक्लोविमैड और क्लोरगाइलिन पढ़ते हो, है कि नहीं। तो आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए क्लियर है बच्चों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ट्रीटमेंट में कौन सा एंटी सीजर ड्रग दोगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, प्रिमिडोन जो डीऑक्सीबार्बिचुरेट में आता है ना, बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है प्रिमिडोन। टोपिरामेट है, कार्बामाजिपिन है, लोमोट्रिगिन है। तो ये ना कार्बामाजिपिन जो होता है यही आपका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट। देखो भाई ये कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ना, तो ये क्या मेजर करता है, ये ना सारी की सारी ब्लड की आपकी जो ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी हो गई, हमारी डब्ल्यूबीसी हो गई, हमारी प्लेटलेट्स हो गई, हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हिमाटोक्रिटिन, सबको मेजर करते हैं। कंप्लीट, देखो कंप्लीट ब्लड काउंट नाम से पता लग रहा है
है ना। तो किसे मेजर करेगा, मेजर द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट, तो ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं आएगा इसमें, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबॉडी नहीं, इसमें ऑप्शन बी करो बच्चों, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी आती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS स्टैंड्स फॉर ओरा सोमनी, इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है ओरा सोमनी, एट बेड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एट बेड टाइम कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाती है फिल्म कोटिंग सॉल्यूशंस की टैबलेट के ऊपर, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाएगी ड्राइंग से पहले, है ना। कौन सा, ये ना कोटिंग के डिफेक्ट पढ़ते हो वहां से क्वेश्चन है। स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील, क्रैकिंग, तो ना ये ऑरेंज पील इफेक्ट में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है डैश और इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए ना मेडिकामेंट के साथ में ना जो इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हो उन्हें क्या कहते हो, एक्सिपिएंट्स कहोगे, कोटिंग मटेरियल, स्वीटनिंग एजेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो इन्हें कहेंगे हम एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे इसके लिए टर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ हैज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल्स, बिल्कुल सिंपल है भाई, आपको पता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, हमारे सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं, तो देख लो कौन से ऑप्शन में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर, तो बता रखा है आपको अमीनो एसिड, देखिए प्रोटीन जो होते हैं हमारे, प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, है ना। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स होती है ना। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH बॉन्ड जो होता है ये, है ना, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, अमाइड बॉन्ड बोल दो या पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो, है ना। तो आप देखो डायपोल डायपोल आयनिक हाइड्रोजन या अमाइड बॉन्ड होता है, ऑप्शन डी, या पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं इसको। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, भाई देखो जैसे कि आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ऐसे हमारे न्यूक्लिक एसिड DNA RNA जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, है ना। क्या है जैसे DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, है ना। तो मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है ये बताना है। देखो बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर OH, शुगर फॉस्फेट नन, तो क्या होता है, ऑप्शन ए बेस होता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि आपका प्यूरिन बेस, पिरिमिडिन बेस पढ़ते हो, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन यूरासिल पढ़ते हो ना, तो कोई भी मतलब नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस शुगर होता है, प्लस फॉस्फेट होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड में तीनों होते हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, शुगर आपका पेंटोज शुगर होता है, DNA में जो है डीऑक्सी शुगर होता है ना, RNA में राइबोज होता है, DNA में डीऑक्सी राइबोज होता है, ओके, पेंटोज शुगर होता है ये। ओके, नेक्स्ट देखो शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियो, वही पूछ लिया न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर, अभी मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी, शुगर कौन सा होता है, राइबोज शुगर होता है ना। अगर ये RNA है तो आपका राइबोज है, अगर ये DNA है तो ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज, है ना। और ये क्या है, राइबोज एक टाइप का आपका पेंटोज शुगर होता है, किसमें आता है, पेंटोज शुगर में आपका राइबोज आता है। तो शुगर कौन सा है आपका, पेंटोज है। अभी ऑप्शन में कैसे पूछा है भाई, ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो क्या है भाई, पेंटोज 5 कार्बन वाला क्या है, मोनोसैकेराइड ही तो है ना। मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज पढ़ते हो, 3 कार्बन वाले ट्रायोज होते हैं, 4 कार्बन वाले टेट्रोज, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले हेक्सोज, तो पेंटोज एक टाइप का मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या पोटाशियम डाइक्रोमेट है, बोथ है नन, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना दोनों आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ, ओके, दोनों ही क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो ओलिक एसिड, लोरिक, पामिटिक, स्टीयरिक, तो मैंने आपको बताया स्टीयरिक तो सैचुरेटेड में आता है ना, जिसमें 18 कार्बन थे, है ना। पामिटिक भी सैचुरेटेड में आता है, पामिटिक में 16 कार्बन थे। लोरिक भी सैचुरेटेड में आता है, लोरिक में 12 कार्बन होते हैं। तो आपका ना ये ऑप्शन ए ओलिक एसिड होता है जो अनसैचुरेटेड में आता है, और इसमें जो है 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के लिए जो यूज़ करोगे नेचुरल अल्कलॉइड कौन सा है, सिनकोनिन, कॉल्चिसिन, रिजर्पिन, एमिटिन। सिनकोनिन तो सिनकोना में प्रेजेंट है ना, एमिटिन जो आपका आइपिकैक में प्रेजेंट है, रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट है,
है ना। तो कोल्चिसिन जो कोल्चिकम में होता है, अमीनो एल्कलॉइड में कोल्चिकम आता है, कोल्चिकम ऑटोमनेल लिलियेसी फैमिली होती है, इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट है, जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ किया जाता है, एक्यूट गाउट के लिए। क्रोनिक गाउट के लिए एलोपिरिनोल पढ़ते हो, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, जो वो क्रोनिक गाउट के लिए यूज़ करते हो ना। और उसमें यूरिकोस यूरिक ड्रग भी होती है क्रोनिक गाउट में, जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को एनहांस कराती है ना, प्रोबेनासोड सल्फिन पायराजोन, ये एक्यूट गाउट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कोल्चिसिन। जैसे एप्रोटिक सोलवेंट्स क्या होते हैं भाई, एप्रोटिक जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते। एप्रोटिक सोलवेंट्स क्या होते हैं, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, है ना। तो बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नन, है ना। तो इसमें ना बेंजीन है आपका एप्रोटिक, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट है रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये आपने बताना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन ऐड हो गया तो सही रिडक्शन हो गया। अगर कह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन रिमूवल हो तो भी आपका रिडक्शन ही है। एक्सेप्टेंस और इलेक्ट्रॉन तो ये भी रिडक्शन है, सारी ही रिडक्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है डैश इशू द लाइसेंस टू ब्लड बैंक। ब्लड बैंक को लाइसेंस कौन इशू करेगा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, फार्मासिस्ट या नन। तो देखिए जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर होते हैं वो ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस इशू करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। बेरीज में कौन सा न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, अल्फा लिपोइक एसिड, कैटिचिक एसिड, इलाजिक एस्पार्टिक एसिड। तो इसमें ना इलाजिक एसिड होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इलाजिक एसिड। नेक्स्ट है विच एक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट इसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल टू ऑल एट ए रीजनेबल प्राइस। मतलब कौन से एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या है ऑब्जेक्टिव, टू मेक श्योर दैट कह रहे इसेंशियल ड्रग्स आर अवेलेबल टू ऑल एट अ रीजनेबल प्राइस, पे सभी को अवेलेबल होने चाहिए इसेंशियल ड्रग्स। कौन से एक्ट का ऑब्जेक्टिव है ये, कह रहे डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नन। तो हमारे डीपीसीओ का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। जैसे वैलिरानोन इज द एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन सिनकोना, जटमंसी, मायरोबैलन, कालमे। तो वैलिरानोन जो होता है ना ये हमारा जटमंसी, ऑप्शन बी जटमंसी में प्रेजेंट होता है वैलिरानोन। ओके नेक्स्ट है नॉन एक्वस सोलवेंट, आप लोगों ने बताना नॉन एक्वस सोलवेंट। नॉन एक्वस मतलब कि इनमें ना वाटर नहीं होता, नॉन एक्वस मतलब कि, तो नॉन एक्वस सोलवेंट कौन सा है, बेंजीन है, टोल्यून है, पायरिडीन है, या सारे ही हैं। तो देखो सारे ही नॉन एक्वस के एग्जांपल्स लिखे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। बेंजीन, टोल्यून, पायरिडीन सारे क्या नॉन एक्वस सोलवेंट्स हैं। जैसे मिर कंटेन, मिर किस में आता है, गम है, एल्कलॉइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड है। तो मिर जो होता है ये ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओलियोगम रेजिन्स में मैं आप गूगल मिर एसोफेटिडा 3 ड्रग बताती हूँ, तो मिर जो है इसमें ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट है ना। तो ऑप्शन ए हो गया, गम में आ जाएगा मिर। नेक्स्ट है सैना बिलोंग्स टू फैमिली बीइंग, बिल्कुल सिंपल, सैना की फैमिली आप लोगों से पूछी हुई है ना, लेगुमिनोसी, बर्सिलिएसी, रामनेसी, स्क्रोफ्लोरिएसी। तो सैना की फैमिली लेगुमिनोसी होती है, स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली आपकी डिजिटालिस की होती है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, मतलब कि सैचुरेशन मतलब कि जिसमें कि डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है ना। तो सैचुरेटेड कौन सा है, लिनोलिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड या प्रोपियोनिक। तो प्रोपियोनिक आता है जो सैचुरेटेड में आता है, बाकी लिनोलिक, अरेकिडोनिक, ओलिक एसिड ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 होते हैं, लिनोलिनिक होता है उसमें 3 होते हैं, अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके नेक्स्ट लूनार कॉस्टिक क्या होता है भाई, ये एक सिनोनिम लिखा हुआ है, जो आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स पढ़ते हो ना उनके जो सिनोनिम से लिखे हुए हैं ये, है ना। तो लूनार कॉस्टिक किसका सिनोनिम है ये बताना है आप लोगों ने, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, CaOCl2। तो ऑक्सीडोल ये H2O2 का होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो लूनार कॉस्टिक किसका है, ये ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ओके नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या है भाई, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है, अमोनियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ओल। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है भाई, तीनों ही ड्रग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट लिखी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया ओल। ये सारे क्या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे ना, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एनालेप्टिक्स भी जिन्हें बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी बात सही है, कर दीज एंटीबायोटिक इनिबिट द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनिबिट करेगी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपकी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल के बारे में बात बताती हूँ, जब मैं आपको कहती हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, हमेशा ये बात बताती हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होता है और क्लोरामफेनिकोल 50S से, है ना। तो वाइड रेंज ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल्स में टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोलियन है, क्लोरामफेनिकोल आते हैं। दिस एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ए सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। नहीं, ये तो नैरो होती है, ये डेफिनेशन नैरो के बारे में लिखी हुई है ना, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। तो हमारा ऑप्शन डी देखो, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों सही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया, बोथ ए एंड बी। जैसा एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो एल्वियोली जो हमारी लंग्स में होती है ना, अच्छा बता ही दिया मैंने, है ना, किडनी लीवर हार्ट, तो लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वियोली होती है। मेन गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना लंग्स में, वो एल्वियोली में ही होता है। जैसे हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कोल्ड, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। जो हार्ट की जो कवरिंग होती है, मतलब कि मेम्ब्रेन है, दैट इज पेरिकार्डियम, है ना, ऑप्शन डी। नहीं सर, डिग्लूटिशन इज अ टर्म, डिग्लूटिशन का मतलब होता है स्वेलोइंग, डिग्लूटिशन का मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, भाई लंग्स की तो आपने एल्वियोली पढ़ी, फंक्शन यूनिट, तो किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है ना, कितनी क्या होती है, मतलब कि लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है एक किडनी में, 2 में कितने हो गए, 2 मिलियन हो गया ना, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, ऑप्शन सी, नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कह रहे हैं स्टिमुलेट करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, के दौरान मिल्क को इजेक्ट कराएगा, मिल्क इजेक्शन के लिए कह रहे हैं। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है भाई, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। यूटेरस को तो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा चाइल्ड बर्थ के दौरान, और क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन कराता है, लव हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट डैश द इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, का इंफीरियर पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ग्रे मैटर या मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। ब्रेन स्टेम जो होता है उसका इंफीरियर पार्ट जो होता है हमारा मेडुला होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक है, स्ट्रासबर्गर, रॉबर्ट ब्राउन, नन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी और सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, है ना, ऑप्शन सी सही हो गया ना। फ्लैट स्ट्रक्चर, ये आंसर आपने बताना है, विच इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर, स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल या कोलुमनार, इनमें से फ्लैट कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।